हेलो नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ सुनील पंचारिया और मैं आप सबका यूडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने अपनी जो मुहिम चला रखी है जिसके अंदर हमने इंडियन पॉलिटी के जो राज्य विधानमंडल वाला टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आज हम पढ़ रहे हैं वो है राज्य की हाईकोर्ट, यानी कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाईकोर्ट बना रखी है जो उस राज्य से संबंधित तमाम प्रकार के मामलों को देखने की शीर्ष संस्थान है। आज का हमारा टॉपिक है इस हाईकोर्ट के बारे में जो भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं उनको समझना और उनके बारे में अपनी तैयारी इस कदर तैयार कर लेना अपने आप को कि अगर एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो हम कर सके। तो इस अपने इस मोटिव को प्राप्त करने के लिए हमारी जो आज की क्लास रखी गई है इनको हमने आर्टिकल वाइज सेट किया है, क्योंकि इनकी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमने भारत का सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जैसी ही शक्तियां, ऑलमोस्ट वैसी ही शक्तियां हाईकोर्ट को भी मिली हुई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रावधान है वैसे के वैसे प्रावधान हमारे यहाँ हाईकोर्ट में भी किए गए हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो पावर मिलती है वैसी ही पावर हमारे यहाँ हाईकोर्ट को भी मिलती है। तो वहां पर पूरी डिटेल में चर्चा की गई है, यहाँ पर उसको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया गया है। इसलिए हमने यहाँ पर हाईकोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल थे, ऑलमोस्ट 8-9 आर्टिकल हैं, उनको आज की क्लास में रखा है इनके बारे में चर्चा करने के लिए। तो हाईकोर्ट से रिलेटेड हम 2 क्लासों के अंदर संपूर्ण हाईकोर्ट को देख लेंगे। तो आइए हम हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट, इसके बारे में भारतीय संविधान क्या प्रावधान करता है और इसको सुप्रीम कोर्ट से किस कदर अलग किया गया है, इन दोनों के बारे में देखते हैं अंतर। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली हाईकोर्ट के बारे में बेसिक जो आर्टिकल होते हैं इनसे पूछे जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच में कंपेरेटिव क्वेश्चन बने जा सकते हैं। क्योंकि आजकल हमने कई प्रकार के एग्जाम के अंदर देखा है कि क्वेश्चन की जो डेप्थ है वो और ज्यादा अलग हो गई है। पहले ऐसे नहीं था, पहले नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता था जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थे, लेकिन आज ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कंपेरेटिव हो सकते हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का नाम देकर हाई कोर्ट से रिलेटेड बातें करें या हाई कोर्ट का नाम देकर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें। इस तरीके से टोटल कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। तो हमें अपनी इस समझ को इस तरीके से विकसित करना है कि हम आगे एग्जाम के अंदर कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन हमें ना रहे। तो देखते हैं हमारा ये जो हाईकोर्ट से रिलेटेड जो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल दिए गए हैं उनके अंदर क्या विशेष है, क्या अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 214, यानी कि आर्टिकल 214 है। वो कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का गठन किया जाएगा। सिंपल बात है। और इस प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का गठन किया जाएगा। फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर यह प्रावधान कर दिया गया कि एक ही हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकती है, यानी कि हाईकोर्ट एक हो और वो एक से अधिक राज्यों के कार्यभार भी संभालने लगे। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज हैं और दोनों यूटीज के लिए एक ही हाईकोर्ट है, जम्मू हाईकोर्ट। तो श्रीनगर हाईकोर्ट वो हाईकोर्ट है, वो 2 यूटीज का कार्य अकेली करती है। तो इस तरीके से जो 1956 वाला 7वां संविधान संशोधन था उसने कह दिया है कि हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक हो सकती है। 2019 से पहले तेलंगाना और आंध्रा इन दोनों के लिए भी एक ही हाईकोर्ट थी। तो वैसे ही हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकती है। और ये बात करता है हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 214, यानी कि आर्टिकल 214। दोनों बातों को ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन ऐसा ही आता है और ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय मूल संविधान के अनुसार एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों और यूटीज के लिए हो सकती है। तो ध्यान में रखना, ये मूल संविधान में ऐसा नहीं था। मूल संविधान में एक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन ने ये विशेषता डाली है कि अब 1956 के बाद एक ही हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों को भी निपट सकती है। हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में देखा जाए तो सर्वप्रथम 1861 में एक अधिनियम पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1861। और उस अधिनियम के अंदर पहली बार राज्यों के अंदर हाईकोर्ट, यानी उस समय प्रांत थे, प्रांतों के अंदर हाईकोर्ट बनाने के बारे में उल्लेख किया गया था। और उसके तहत 1862 के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई। जो चौथी हाईकोर्ट बनी थी वो
1866 के अंदर 1866 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और आजादी तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट जो उपनिवेश ब्रिटेन के उपनिवेश भारत था, उस भारत के अधिकांश प्रांतों के अंदर हाईकोर्ट बन चुकी थी। और 2019 में भारत के अंदर 25वीं हाईकोर्ट जो अमरावती हाईकोर्ट है उसकी भी स्थापना हो गई। यानी वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है फिलहाल तक। तो हाईकोर्ट के बारे में ध्यान रखना, पहली हाईकोर्ट 1862 के अंदर बनी थी, जबकि जो भारत का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला था उसने कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 का एक्ट करता है, जबकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो फेडरल कोर्ट की स्थापना करता है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, जिसमें फेडरल कोर्ट और ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल जो है उन दोनों की शक्तियां समेट कर दी गई थी। और भारत के अंदर हाईकोर्ट, प्रथम हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर की गई थी। और इनके बाद 1866 में चौथी हाईकोर्ट बनती है। और वर्तमान में 25वीं हाईकोर्ट बनी है, वो है अमरावती हाईकोर्ट जो आंध्र प्रदेश की है, 2019 के अंदर गठित हुई थी। ये भारत के हाईकोर्ट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 214 कहता है प्रत्येक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। और इस हाईकोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, जो ये बात आर्टिकल 215 के अंदर की गई। यानी कि आर्टिकल 215 कहता है तो हाईकोर्ट तो होगी, हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय भी होगा। अब अभिलेख न्यायालय कौन सा होता है? ऐसा न्यायालय जिसके दी गई डिक्री को, आदेश को अन्य सभी न्यायालयों में संदर्भ के रूप में यूज किया जाता है। कैसे? मान लेते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट के अंदर कोई मामला आता है, इस मामले के अंदर मद्रास हाईकोर्ट कोई निर्णय सुनाता है, और अब अगर मान लो वैसा ही मामला राजस्थान की हाईकोर्ट के अंदर जाता है, तो राजस्थान की हाईकोर्ट उस समय निर्णय देते वक्त ये कह सकती है जैसा कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में इस प्रकार का निर्णय दिया है, तो हम इसी निर्णय को आधार बनाते हुए राजस्थान के अंदर इस मामले में भी यही निर्णय सुनाते हैं। ये मतलब होता है संदर्भ लेने का। यानी कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसी फैसले को राजस्थान की हाईकोर्ट भी अगर रिपीट कर दे तो इसे बोलते हैं संदर्भ करना। तो राजस्थान, भारत के अंदर जितनी हाईकोर्ट हैं, इनके हाईकोर्ट के प्रत्येक निर्णय को अन्य न्यायालयों के अंदर, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं यानी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके अंदर भी, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी और भारत के अन्य हाईकोर्ट भी संदर्भ के रूप में यूज करती है, यानी कि रेफरेंस लेते हैं इन निर्णयों का। तो ऐसा न्यायालय जिसके डिक्री को, आदेश को अन्य न्यायालय संदर्भ के रूप में यूज कर सकते हो और जो अपनी अवमानना पर किसी भी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति रखता हो, ऐसे न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो अभिलेख न्यायालय की दो विशेषताएं होती हैं, ध्यान रखनी है। पहली, जिसके निर्णयों को रिकॉर्ड रखा जाता है, और दूसरी बात, जो अपनी अवमानना पर सजा देने की शक्ति रखता है, ऐसे न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अब पहली विशेषता जो होती है कि ऐसा न्यायालय जिसके डिक्री को, आदेश को अन्य न्यायालयों के अंदर संदर्भ के रूप में यूज किया जाता है, तो ध्यान में रखना भारत के प्रत्येक न्यायालय के निर्णय को संदर्भ के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन अवमानना पर सजा देने की शक्ति भारत में दो प्रकार के न्यायालयों को होती है, एक होता है हाई कोर्ट, दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के अंदर अभिलेख न्यायालय केवल दो है, एक सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा इन 25 राज्यों के लिए जो गठित की गई हाई कोर्ट है, इन हाई कोर्ट को, इन दोनों को ही शक्ति होती है। इसीलिए भारत के अंदर दो ही अभिलेख न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और ये विशेषता भारतीय संविधान का आर्टिकल 215 ही कहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बनाने की शक्ति कौन देता है? आर्टिकल 129 129, और जबकि इनको शक्ति देता है 215। चलिए, ये हो गया कि प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट कोई नॉर्मल कोर्ट नहीं होगा, वो एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट का गठन कैसे होता है। हाईकोर्ट के गठन का मतलब ये नहीं है कि हाईकोर्ट की दीवारें कैसी होगी, क्या वो पुरानी इमारत के अंदर गठित किया जाएगा या नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। गठन का मतलब होता है इनके अंदर बैठने वाले जज कौन होंगे, कितने होंगे। तो इसके अंदर, इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 216 प्रावधान करता है कि हाईकोर्ट का गठन एक हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस होंगे और अन्य उतने जज होंगे
जितने भारत के राष्ट्रपति को आवश्यक लगेंगे। यानी भारत के राष्ट्रपति समय समय पर हाईकोर्ट के जजों की संख्या निर्धारित करेंगे। इस प्रकार आर्टिकल 216 के अनुसार भारतीय जो हाईकोर्ट होगी, हाईकोर्ट के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए जो हाईकोर्ट होगी, इस हाईकोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के अतिरिक्त राजस्थान के अंदर 50 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये होता है इसका गठन का मतलब, यानी कि एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी अन्य जज होंगे। और अन्य जजों की संख्या क्या राज्यपाल निर्धारित करेंगे? जी नहीं, अन्य जजों की संख्या भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ये था आर्टिकल 216। यानी हमने 3 आर्टिकल देखे, तीनों में देख लिया राज्यों के लिए हाईकोर्ट होगी, हाईकोर्ट कोई नॉर्मल कोर्ट नहीं होगी, ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होगी। और तीसरी बात देखिए कि इस कोर्ट के अंदर कितने जज हो सकते हैं। तो एक तो चीफ जस्टिस कंपलसरी है, बाकी जजों की संख्या भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। धन्यवाद। उसके बाद आता है आर्टिकल 217। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आर्टिकल 124 में ही अधिकांश चीजें दे रखी है, और जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के अंदर आर्टिकल 217 के अंदर कुछ बातें बता रखी है। अब हाईकोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, कुछ अन्य न्यायाधीश भी होंगे, यहां तक तो ठीक था। अब बताया गया है कि कुछ और, कि ये जो हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति करते थे, तो क्या हाईकोर्ट के अंदर राज्यपाल करेंगे? देख लेते हैं प्रावधान क्या कहते हैं। आर्टिकल 217 के सब क्लॉज 1 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति हम जानते हैं 4 जजेस केस आए थे। एसपी गुप्ता केस 1982, फिर 1993 का सेकंड जजेस केस, फिर 1998 का थर्ड जजेस केस और 2014 का फोर्थ जजेस केस। 4 जजेस केस आए थे। इन जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट में अंत में निर्णय दिया था 2014 वाले, यानी कि 2014 में जो 99 संविधान संशोधन था उसे खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो यहां पर यह बात वापस ध्यान में रखनी कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह पर करेंगे? जो 99 संविधान संशोधन 2014 में बना था वो तो कहता है कि राष्ट्रपति एनजे यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को रद्द करते हुए फैसला किया है कि राष्ट्रपति एक कॉलेजियम की सलाह पर हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। अगर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तब एक राष्ट्रपति जिस कॉलेजियम की सलाह लेंगे उस कॉलेजियम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मतलब सीजेआई होंगे और 2 अन्य जज होंगे। उसके बाद जिस राज्य के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर रहे हैं उसके राज्यपाल की भी सलाह ली जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह ली जाएगी। ये है कॉलेजियम व्यवस्था, जो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, कॉलेजियम की सिफारिश पर करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 217 का सब क्लॉज 1 ही बताता है कि हाईकोर्ट के जज कब तक अपने पद पर रहेंगे और हाईकोर्ट के जजों का पद त्याग यानी कि पद कब कब खाली हो सकता है। इसके बारे में पहला बताया गया है कि हाईकोर्ट का जज तब तक नहीं हटेगा जब तक उसकी आयु 62 वर्ष नहीं हो जाती। यानी कि हाईकोर्ट के जजों का क्या कोई कार्यकाल होता है? जी नहीं, हाईकोर्ट के जज का कोई कार्यकाल नहीं होता है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु होती है और आयु है 62 वर्ष। कई बार कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन स्टेटमेंट ये भी मिलता है, क्या हाईकोर्ट के जजों की कोई न्यूनतम आयु होती है जिसके बाद ही कोई व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बन सकता है? तो जी नहीं, ना कोई न्यूनतम आयु है और ना ही कोई कार्यकाल है। इनकी केवल होती है सेवानिवृत्ति की आयु। ठीक है, उसके बाद एक तो जब हाईकोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु यानी वो व्यक्ति 62 वर्ष का हो जाएगा तब उसका पद खाली हो जाएगा, या फिर वो व्यक्ति अपने इस्तीफा दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देगा, तब भी उसका पद खाली हो जाएगा। और तीसरा प्रावधान किया गया है कि हाईकोर्ट के जज को भारत की संसद हटा सकती है। हटाएगी कैसे, इसके बारे में अलग से प्रावधान किया गया है। तो तीसरे तरीका है जो हाईकोर्ट के जज का पद खाली करवा सकता है, वो है हटाना, रिमूवल। ये एक महाभियोग, सामान्य हिंदी की पुस्तकों में महाभियोग शब्द चलता है, एक्चुअल में वो रिमूवल ऑफ जजेस नाम होता है, यानी कि जज को हटाने की प्रक्रिया।
न कि महाभियोग। तो महाभियोग तो केवल राष्ट्रपति वाला ही होता है, बाकी सब रिमूवल होते हैं। तो ये हटाना शब्द यूज कर सकते हैं कि अगर राष्ट्र जो हाईकोर्ट के जज हैं वो 3 तरीके से अपना पद खाली कर सकते हैं। पहला, सेवानिवृत्ति की आयु आ गई, दूसरा इस्तीफा दे दिया, और तीसरा संसद चाहे तो उसे हटा सकती है। राज्य विधानमंडल नहीं, केवल संसद हटा सकती है। ये पद त्याग के बारे में आर्टिकल 217 का सब क्लोज 1 कहता है। अब आते हैं सब क्लोज 2 में। सब क्लोज 2 क्या कहता है? सब क्लोज 2 बताता है योग्यता, कि यदि कोई व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बनना चाहता है तो कौन व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बन सकता है, इसके बारे में आर्टिकल 217 का सब क्लोज 2 बताता है। सब क्लोज 2 कहता है, पहली शर्त कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो फिर उसमें कितनी भी योग्यताएं हो, वो हाईकोर्ट का जज बनने के योग्य नहीं है। तो पहली शर्त भारत का नागरिक हो, ओके। दूसरी बात, उसने भारत के अंदर या तो उसने भारत के अंदर 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, जैसे सेशन कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर 10 साल तक उसने न्यायिक पद पर कार्य किया हो, या भारत का नागरिक हो और वो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट के अंदर अधिवक्ता के रूप में यानी वकालत कर चुका हो। तो ऐसे व्यक्ति के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो भारत का हाई कोर्ट का जज बन सके। तो ये होती है हाई कोर्ट के जजों की योग्यता। उसके बाद देखते हैं, ये जो 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु है, इसका अगर कोई मामला सुर्खियों में आ जाए कि किसी जज के एक डॉक्यूमेंट में अलग आयु बताई गई है, यानी डेट ऑफ बर्थ अलग थी, दूसरे डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग थी, ऐसे मामला उलझ जाता है। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ पहले एक डॉक्यूमेंट के अनुसार तो 62 वर्ष हो जाती है, दूसरे के अनुसार अभी 62 वर्ष हुए नहीं है, ऐसा अगर कोई मामला सुर्खियों में आ जाता है तो इस पर अंतिम निर्णय किसका होगा? इस पर अंतिम निर्णय होगा भारत के राष्ट्रपति का। ये भी आर्टिकल 217 का सब क्लोज 3 बताता है। यानी संविधान में लिखा हुआ है, अगर हाईकोर्ट के जज की कोई आयु से संबंधित कोई मामला आएगा तो इस पर अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह पर करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई की सलाह पर राष्ट्रपति अंतिम निर्णय करेंगे कि इस एक्स व्यक्ति की आयु 62 वर्ष हुई है या नहीं हुई है। ये था आर्टिकल 217 जो भारतीय जो हाईकोर्ट के जज बनते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में, उनके पद त्याग के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में बात करता है। उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में तो आर्टिकल 124 में ही थी ये सारी बातें, वो बातें हटाने वाली प्रक्रिया भी, लेकिन हाईकोर्ट के मामले में ये अलग से आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 218। आर्टिकल 218 क्या कहता है? ये कहता है कि आर्टिकल 124 के सब क्लोज 4 और 5 हाईकोर्ट के जजों पर भी लागू होंगे। वापस सुनते, आर्टिकल 218 के अनुसार आर्टिकल 124 के सब क्लोज 4 और 5 हाईकोर्ट के जजों पर भी लागू होंगे। अब आर्टिकल 124 के सब क्लोज 4 और 5 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 124 के सब क्लोज 4 और 5 में लिखा गया है कि हाईकोर्ट के जज को किस आधार पर कैसे हटाया जाएगा। आर्टिकल 124 के सब क्लोज 4 के अनुसार कि सुप्रीम कोर्ट के जज को साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो यही बात हाईकोर्ट के जजों पर भी लागू होगी, यानी कि हाईकोर्ट के जज भी वैसे ही हटाए जाएंगे, या तो वो कदाचार हैं यानी कि उन्होंने भ्रष्टाचार जैसा कोई काम किया हो, या फिर वो इस न्यायिक पद पर अयोग्य हो गए हैं, असक्षम हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में ही उन्हें हटाया जाएगा। और सब क्लोज 5 क्या कहता है? 124 का सब क्लोज 5 कहता है कि इन्हें हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा बिल कोई संकल्प है वो पारित होना चाहिए, तथा वो संकल्प उसी सत्र के अंदर पारित होना चाहिए, तभी जज हटेंगे। अगर 17 हो गया तो और वो जज को हटाने वाला प्रस्ताव जारी था और 17 हो चुका है तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा, जज नहीं हटेगा। ये दोनों प्रावधान हाईकोर्ट पर भी लागू होते हैं। अब हमें कैसे याद रखना है? हमें याद रखना है कि हाईकोर्ट के जजों को वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए भारतीय संसद ने 1968 में एक अधिनियम बनाया, न्यायिक जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इस अधिनियम ने पूरी एक प्रक्रिया बता रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को या हाई कोर्ट के जजों को किस तरीके से हटाया जाता है। प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले अगर लोकसभा में किसी जज को हटाने का प्रस्ताव आता है तो 100 समर्थक चाहिए, और अगर वही प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो 50 समर्थक चाहिए।
50 समर्थक या 100 समर्थक जब कोई संकल्प लाते हैं तो उसके बाद उस संकल्प को लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति स्वीकार करेंगे। इनके स्वीकार करने के बाद में वो संकल्प किसी भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। अब या तो वो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा। चौथे चरण में जब संकल्प लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में आया तो उस सदन का फर्ज बनता है या उस सदन का जो पीठासीन अधिकारी है वो एक कमेटी बनाएगा, 3 सदस्यीय कमेटी। इस कमेटी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक कोई न्यायिक विधि वेत्ता होगा। इन 3 लोगों की जो कमेटी है वो इस पर जांच करेगी। अगर कमेटी ने भी उस जज को कदाचार और असक्षम पाया, इन दोनों में से कुछ भी हो, भ्रष्टाचार के आरोप में लगा हुआ या फिर वो इस पद पर रहने के असक्षम हो गया, अगर कमेटी ने ऐसा पाया तो कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा या राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत करेगी। तो क्या लोकसभा और राज्यसभा में अगर कमेटी ने इनको अयोग्य नहीं पाया तो क्या आगे संकल्प पारित नहीं होगा? तब भी होगा। यानी कि कमेटी की रिपोर्ट सदनों के लिए मानने के लिए बाध्यता नहीं होती है। कमेटी अपनी तरफ से जांच करेगी, कमेटी को जो करना था उसने कर लिया, उसके बाद वो रिपोर्ट आएगी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। अब दोनों सदन इसे विशेष बहुमत से पारित करेंगे और ये संपूर्ण प्रक्रिया एक ही सत्र के अंदर होनी चाहिए। अगर एक सत्र से काम नहीं बना यानी बिल पारित नहीं हुआ दोनों सदनों से और सत्रावसान हो गया तो फिर वो बिल निरस्त हो गया, जज अपने तरीके से कार्य करते रहेंगे। तो एक ही सत्र के अंदर ये संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जब विशेष बहुमत से ये बिल पारित हो जाएगा तब वो जज अपने पद को रिक्त करेंगे। ये थी हटाने की प्रक्रिया जो इस एक्ट के अंदर पूरी तरीके से डिफाइन की गई थी। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 219 यानी कि आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 बताता है हाईकोर्ट के जजों की शपथ। हाईकोर्ट के जज कौन सी शपथ लेते हैं? जो तीसरी अनुसूची के अंदर लिखी गई है। तीसरी अनुसूची में क्या लिखी गई है? वही, मैं अपने पद पर श्रद्धापूर्वक कार्य करूंगा, भारत की विधि और संविधान का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा, इनके सम्मान को बचाने का प्रयास करूंगा और देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। ऐसी ही शपथ हर कोई खाता है, हाईकोर्ट के जज भी खाते हैं, लेकिन ये संविधान संरक्षण जैसी कोई शपथ नहीं खाते क्योंकि संविधान का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट ही होता है, ये नहीं होते। तो इनकी शपथ तीसरी अनुसूची में दे रखी है और शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। तो इनको शपथ दिलाने का काम अब राष्ट्रपति नहीं करेंगे। राष्ट्रपति कितने काम करेंगे? कुछ राज्यपाल से भी करवा लो। तो हम यहाँ राज्यपाल से यही काम करवाएंगे कि हाईकोर्ट के जज को आप एक शपथ दिला दीजिए। हाईकोर्ट के जज तीसरी अनुसूची के अनुसार जो शपथ दिलानी होती है वो दिला देते हैं। ये बात लिखी गई आर्टिकल 219 के अंदर। अब आता है आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 कहता है कि अगर कोई हाईकोर्ट का जज है, उसने हाईकोर्ट के अंदर जज के रूप में कार्य किया, कार्य करने के बाद उसने उस पद को खाली कर दिया, रिक्त कर दिया, तो उसके बाद उसके पास क्या चांस है, क्या काम वो कर सकता है? तो उसके बाद उसके पास इतना ही चांस है कि वो या तो किसी अन्य हाईकोर्ट के अंदर कार्य करे या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्य करे। कोई भी हाईकोर्ट का जज जिस हाईकोर्ट के अंदर उसने जज के रूप में कार्य किया, उस हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर कार्य नहीं कर सकता। ये बात आर्टिकल 220 के अंदर साफ साफ लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जज पहले राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर उसने कार्य किया, कार्य करने के बाद उसने मान लो रिटायर हो गया, सेवानिवृत्ति की आयु आ गई, लेकिन वकीलों के लिए तो ऐसा प्रावधान नहीं है। तो मान लो उसने सेवानिवृत्त होने के बाद में ना तो वो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर वकालत करेगा, ना ही किसी राजस्थान के जिले के अंदर, राजस्थान क्यों पूरे भारत के किसी भी जिले के अंदर अधीनस्थ न्यायालय के रूप में काम, अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। वो वकालत करना चाहे तो वो केवल या तो किसी अन्य हाईकोर्ट में करे या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर करे। ये बात लिखी गई आर्टिकल 220 के अंदर। अब आता है आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 कहता है कि हाईकोर्ट के जजों के वेतन भत्ते क्या होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है हाईकोर्ट के जजों के वेतन, क्योंकि हाईकोर्ट राज्यों के अंदर होती है लेकिन राज्यों की नहीं है, इसलिए इनके बारे में जितने भी प्रावधान है संसद या राष्ट्रपति को ही दिए गए हैं। हाईकोर्ट राज्यपाल को केवल शपथ की ही शक्ति दी गई है, बाकी राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं थी और राज्य विधानमंडल को तो बिल्कुल भी कोई शक्ति नहीं है। तो इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। वेतन, भत्ते, पेंशन, छूट, ये सभी कार्य संसद एक एक्ट बनाकर निर्धारित करेगी और हाईकोर्ट के जजों के वेतन उसी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
यानी कि राज्य की संचित निधि से ही पैसा निकलेगा, इनको वेतन दिया जाएगा। केवल पेंशन है वो ये हाईकोर्ट के जज हाईकोर्ट की संचित निधि से नहीं ली जाती है। पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, जबकि जो वेतन भत्ते और छूट हैं जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक जितने भी वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। ये बात भी ध्यान में रखना, लेकिन इसका निर्धारण भारत की संसद करेगी। और 2018 में भारत की संसद ने इनका वेतन निर्धारित कर रखा है 2,50,000 रुपए। पहले तो 80,000 ही था, लेकिन 2018 में इनका वेतन बढ़ाकर कर दिया 2,50,000 रुपए। और ये तो चीफ जस्टिस का है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है, अन्य न्यायाधीशों का शायद 2,28,000 है। इस तरीके के वेतन दे रखा है। और पेंशन सेवानिवृत्ति की आयु में जो वेतन था उसका 50% इनको पेंशन मिलेगी। ये पेंशन भारत की संचित निधि से आएगी, जबकि वेतन भत्ते जितने दिए जाएंगे वो राज्यों की संचित निधि से दिए जाएंगे। और एक और प्रावधान कर रखा है कि किसी भी हाईकोर्ट के वेतन भत्ते इन सब में कोई भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक राज्य के अंदर भारत के अंदर वित्तीय आपात नहीं लगा हो। यानी कि वित्तीय आपात में तो अलाभकारी परिवर्तन हो सकता है, बाकी किसी भी परिस्थिति में इनके वेतन भत्तों में कोई प्रकार की अलाभकारी यानी कि कमी नहीं की जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 प्रावधान करता है हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण। हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण ट्रांसफर किस तरीके से हो सकता है? तो ट्रांसफर करने के लिए भी फोर्थ जजेस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अगर किसी हाईकोर्ट के जज को हटाना हो ट्रांसफर करना हो तो कार्य कौन करेंगे? ये नेक काम भी राष्ट्रपति के हाथों होगा। कैसे होगा? राष्ट्रपति ये कार्य सुप्रीम कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई हुई कॉलेजियम है, कॉलेजियम की सिफारिश पर करेंगे। अब कॉलेजियम में कौन कौन होंगे? कॉलेजियम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, और जिस हाईकोर्ट से जज को ट्रांसफर किया जाएगा उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और जिस हाईकोर्ट में ट्रांसफर होगा उस हाईकोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश होगा। इन सब की सलाह पर भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट के अंदर जज का ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 223। ये बात करता है कार्यकारी सीजे की, यानी कि यदि किसी हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपने पद पर किसी कारण से उपस्थित नहीं है या फिर पद रिक्त कर चुके हैं और नए सीजे अभी तक नियुक्त नहीं हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को उस हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। और यह शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की। और उसी के साथ में आर्टिकल 224 है। आर्टिकल 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब किसी कार्यभार अतिरिक्त बढ़ जाता है, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं वो एड हॉक जज नियुक्त करते हैं। लेकिन राज्यों के अंदर हाईकोर्ट होती है, हाईकोर्ट के अंदर एड हॉक जज की बजाय अपर जज की नियुक्ति की जाती है। ऐसा कब होगा? जब कार्यभार अतिरिक्त बढ़ रहा है और जजों की संख्या कम है। ऐसी परिस्थिति में जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति की सलाह पर किसी अन्य न्यायाधीश को अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, और ये कार्य वो 2 वर्ष के लिए कर सकते हैं। और अगर जजों की संख्या अचानक कम हो गई है, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो हाईकोर्ट के जज हैं वो अन्य राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य कार्यकारी जजों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। ये थे जो हाईकोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकल और हाईकोर्ट के कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधान जिनके बारे में हमें जानकारी रखने की जरूरत होती है, जो आर्टिकल वाइज आपको बताए गए हैं। अब बचा हुआ एक टॉपिक है, वो है हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार, यानी कि हाईकोर्ट को किस प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। इनके बारे में चर्चा करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ की जरूरत हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।